Good morning all of you. Today we will start with the 8th unit of UGC NET paper 2 that is law. और जो 8th unit है उसका फर्स्ट टॉपिक है concept and meaning of environment and environmental law. लेकिन इस वीडियो में we will mainly focus on concept and meaning of environment. और उनके PYQs देखेंगे जो लास्ट पेपर में आए गए. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस environment का concept क्या है, meaning क्या है. Environment everything that surrounds or affect an organism during its life. हर वो चीज चाहे वो बायोटिक है या अबायोटिक है जो कि सराउंड करती है और अफेक्ट करती है एक ऑर्गेनिज्म को ड्यूरिंग इट्स लाइफ, वो एनवायरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, ठीक है. इसके सराउंडिंग्स में जो भी इसको सराउंड करता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, थ्रू रेन उसको वाटर मिलता है. वाटर क्या है? एक अबायोटिक कंपोनेंट है. अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो कि एक ट्री को इफेक्ट कर रहा है, तो वो उसकी सराउंडिंग्स हुई. यहाँ पे एक लिविंग है, जैसे एक बर्ड है, उस बर्ड को इस ट्री से फ्रूट मिल रहा है या फूड मिल रहा है और वो खुद को नरिश कर रही है, तो ये एक बायोटिक कंपोनेंट है जो कि ट्री के सराउंडिंग में और उसको इन्फ्लुएंस अफेक्ट कर रहा है. और दीज आर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के ड्यूरिंग इट्स लाइफ उसको अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एनवायरनमेंट एज, तो हम ये बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है? ऑल टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को, ठीक है. कोई भी हो सकता है वो लिविंग या नॉन लिविंग फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को ड्यूरिंग इट्स लाइफ. जो ये एनवायरनमेंट है, दैट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एक फ्रेंच वर्ड. इट इज अ फ्रेंच वर्ड एविनोर, जिसका मतलब है टू इनसर्कल और टू सराउंड, ठीक है. तो एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, एविनोर, जिसका मतलब है टू इनसर्कल और टू सराउंड. हर चीज जो हमें सराउंड करती है और हमें इन्फ्लुएंस करती है वो कम्स अंडर एनवायरनमेंट. तो डिफरेंट डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, क्योंकि यूजीसी नेट में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, तो हमें ये 3 डेफिनेशंस याद रखनी है. डेफिनेशन याद करना टफ टास्क है, आई नो, बट हम इनके कीवर्ड से याद करेंगे ताकि हमें रटना ना पड़े. हम इनके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यहाँ लिखेंगे और फिर उससे याद करेंगे. जैसे द फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय डगलस एंड हॉलैंड. तो इन्होंने एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन किया है, तो हम कीवर्ड्स लिखेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा. द टर्म एनवायरनमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. इन्होंने क्या बोला है? सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस इन्फ्लुएंसेस प्लस कंडीशंस जो कि अफेक्ट करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं? वो लाइफ, किसी की लाइफ को, नेचर को, बिहेवियर को, डेवलपमेंट को एंड मैच्योरिटी को. किस चीज की? डगलस एंड हॉलैंड ने बोला है हर एक्सटर्नल फोर्सेस या इन्फ्लुएंस या कोई भी कंडीशन जो अफेक्ट करता है लाइफ, नेचर, बिहेवियर, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, किस चीज की? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें इजी रहेगा, इनकी फैक्टर्स को याद करो. डगलस एंड हॉलैंड जहां भी आए तो एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंस और कंडीशन जो कि अफेक्ट करते हैं लाइफ, नेचर, बिहेवियर, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, तो वो आएगा डगलस एंड हॉलैंड. सीसी पार्क ने क्या बोला है? अब सीसी पार्क की यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं तो इजी रहेगा. सीसी पार्क बोलते हैं सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस. जैसे डगलस एंड हॉलैंड ने 3 टर्म्स यूज की, 3 कीज यूज की, एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंस या कंडीशन, वैसे ही सीसी पार्क ने बोला सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस. जो भी कंडीशंस हैं जो सराउंड करती हैं, किसको सराउंड करती हैं? मैन को. ये मैन है. ऑल टोटल ऑफ
सम ऑफ ऑल कंडीशन जो सराउंड करती है मैन को एट गिवन टाइम, एट गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। तो डगलस एंड हॉलैंड की 3 याद रखना जो अफेक्ट करते हैं लाइफ, नेचर, बिहेवियर, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहीं पे सीसी पार्क के याद रखना सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस यूज किया इन्होंने जो सराउंड करती है मैन को एट गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। इंसाइक्लोपीडिया ने कैसे डिफाइन किया है? इंसाइक्लोपीडिया ने बोला है, इसको रब कर देती हूँ, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इंसाइक्लोपीडिया ने डेफिनेशन से क्या है? एंटायर रेंज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो एक्टिंग ऑन एन ऑर्गेनिज्म। तो हमने डगलस और हॉलैंड की डेफिनेशन में एक्सटर्नल फैक्टर देखा था, वर्ड कीवर्ड इसमें याद रखना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो कि एक्ट होता है ऑन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये 3 डेफिनेशन याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती हैं। आफ्टर मीनिंग एंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? नेचुरल एंड ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स मैन मेड। तो पहले हम नेचुरल को पूरा डिस्कस करेंगे। नेचुरल में आता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर मीन्स लेयर ऑफ गैसेस, लेयर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में लेयर ऑफ गैसेस आते हैं जो सराउंड करती है अर्थ सरफेस को। लिथोस्फीयर में क्या आता है? लिथोस्फीयर हम लैंड फॉर्म्स को कह सकते हैं जनरल टर्म्स में। लिथोस्फीयर में रॉकी सरफेस होता है जैसे क्रस्ट, मेंटल, जो कि अर्थ सरफेस को सराउंड करता है, या ऑन दी अर्थ सरफेस जो भी रॉकी सरफेस है या लैंड फॉर्म्स है उन वो लिथोस्फीयर में आता है। थर्ड इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में आता है वाटर बॉडीज, जो भी वाटर है अराउंड और ऑन दी अर्थ सरफेस वो हाइड्रोस्फीयर कवर करेगा। और जहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट्स नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों नेचुरल कंपोनेंट्स जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा इनका उसको बोलेंगे बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ही कंपोनेंट है जहाँ पे क्या होता है? लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट। तो बायोस्फीयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर या और हाइड्रोस्फीयर का इंटरसेक्शन होता है, और वहाँ पे उस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को बायोस्फीयर बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे लिविंग बींग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में लेयर ऑफ गैसेस हो गया, लिथोस्फीयर में रॉक की क्रस्ट जो सराउंड करता है अर्थ को वो हो गया, और हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज हो गई। जैसे लेयर ऑफ गैसेस में क्या, हम आगे लेयर ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, जो जो लेयर्स हैं अर्थ के सराउंडिंग, जो जो लेयर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 78% नाइट्रोजन है अर्थ के सराउंडिंग में, 21% ऑक्सीजन, 0.03। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में गैसेस आती हैं, लिथोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में वाटर बॉडीज आती हैं, और ये सारे तीनों कंपोनेंट डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक में कोई चेंजेस हुआ तो वो इफेक्ट करेगा इन तीनों को। लाइक एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी गैसेस एक्सेसिव हुई, CO2 कोई भी, तो उससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। तो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करेगा बायोस्फीयर में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और हाइड्रोस्फीयर में अगर वाटर बॉडीज में फ्लड या वाटर का एक्सेस हुआ या कम हुआ, ड्रोट आया, तो भी ये तीनों इंटरलिंक्ड है और किसी एक में भी चेंज होने से तीनों इफेक्ट होंगे। आफ्टर कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक कंपोनेंट था एनवायरनमेंट का, तो उसकी लेयर्स यूजीसी पूछ लेता है। तो देयर आर टोटल 5 लेयर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब इन लेयर्स के हमें क्या पढ़ना है? रेंज पढ़नी है, एलिमेंट्स पढ़ने हैं, कहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इन लेयर्स के याद करने हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इन लेयर्स को समझने का ट्राई करेंगे। द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस के ऊपर जो फर्स्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। तो इट रेंजेस फ्रॉम 7 किलोमीटर टू 21 किलोमीटर, ऐसा बोला जाता है। ये डाटा डिफरेंट बुक्स में अलग है, लेकिन जनरली 7 किलोमीटर टू 21 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर है। जैसे ये पोल्स हैं, पोल्स पे होगा 7 किलोमीटर। ठीक है, जो इक्वेटर है वहां पे मैक्सिमम होगी लेयर 21 किलोमीटर। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फियर है
ऐसे ये ट्रोपोस्फियर लेयर है। विथ द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड, जैसे ही हाइट बढ़ती है तो यहाँ पे टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। जैसे हम हिल स्टेशन में जाते हैं तो जब हम हाइट कवर करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ट्रोपोस्फियर लेयर में भी हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा और ये 21 किलोमीटर तक होती है अर्थ से, 0 से 21। पोल्स पे 7 किलोमीटर, इक्वेटर पे 21 किलोमीटर। ठीक है। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को जो एटमॉस्फेरिक लेयर, बीच में एक लेयर आती है जो इनको सेपरेट करती है, उस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोपोज। ये याद रखना, जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करती है ट्रोपोपोज बोलते हैं उसको। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, यहाँ 21 किलोमीटर तो ट्रोपोस्फियर हो गया, उसके ऊपर 50 किलोमीटर, मतलब 21 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जो है उस लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसमें क्या होता है, हाइट के साथ कुछ हाइट माइल्स तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ 10 माइल्स 5-6 माइल्स तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन उसके बाद हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था, यहाँ पे कुछ माइल्स के बाद हाइट के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है वो एक फ्लाइट्स के लिए सेफ जोन फ्लाई माना जाता है। वहां पे फ्लाइट्स सेफली फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाइट्स यहाँ भी फ्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहां पे स्टॉर्म्स ये सब मिनिमल है, तो यहाँ पे फ्लाई जोन माना जाता है सेफ। स्ट्रेटोस्फियर में एक और है ओजोन लेयर, आपने पढ़ा होगा। ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ है, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है। 21 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर आ गया। अब स्ट्रेटोस्फियर और जो नेक्स्ट लेयर है मीजोस्फियर, उनको जो सेपरेट करती है, उनको एक एटमॉस्फेरिक लेयर सेपरेट करेगी ना, उस लेयर को कहते हैं स्ट्रेटोपोज। ठीक है। अब आ गया मीजोस्फियर। मीजोस्फियर रेंजेस फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। 50 किलोमीटर यहाँ खत्म हुई स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद 50 टू 80 जो इसके ऊपर वाली रेंज है, मैं रब करके बता देती हूँ ऐसे। पहली लेयर ट्रेपोस्फियर रेंजेस फ्रॉम 7 किलोमीटर टू 21। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आई जो रेंजेस फ्रॉम, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, स्ट्रेटोस्फियर आई कहाँ तक, 21 से 50 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद आया मीजोस्फियर। जो मीजोस्फियर लेयर है वो आएगा 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। तो जो ये लेयर है ये क्या है, कूलेस्ट। याद रखना, जो मीजोस्फियर है वो कूलेस्ट है। यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। और जो मीटियर्स होते हैं जब वो एंटर करते हैं इस लेयर में तो वो बर्न हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेंस, ये बहुत डेंस लेयर है। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ मीटियर्स जब कोलाइड करते हैं तो फ्रिक्शन और हीट जनरेट करते हैं और उससे वो बर्न हो जाते हैं। स्मॉल मीटियर्स यहाँ बर्न हो जाते हैं, थोड़े लार्ज होते हैं और स्ट्रेटोस्फियर में भी एंटर हो जाते हैं, लेकिन मीटियर्स यहाँ बर्न हो जाते हैं। कूलेस्ट है, -100 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ है, रेंज क्या है इसकी, 50 किलोमीटर टू 100। जो नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। जैसे मीजोस्फियर कूलेस्ट है, थर्मोस्फियर क्या है, हॉटेस्ट है। और यहाँ पे टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसकी क्या रेंज है, जो थर्मोस्फियर की रेंज है वो है इसके बाद 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर तक है इसकी रेंज। हॉटेस्ट है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाता है। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो यहाँ पे ऑर्बिट करता है। प्लस इस लेयर में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम आइनोस्फियर। जो आइनोस्फियर है यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स। जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं रेडियो सिग्नल्स, ये याद रखना, वो कहाँ होता है, थर्मोस्फियर में। हॉटेस्ट है, टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम दिस
80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर, ठीक है। लास्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का क्या है रेंज, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं, कोई मतलब डेफिनेट रेंज नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि इट रेंजेस फ्रॉम 700 पे यहाँ पे थर्मोस्फीयर खत्म हो, 700 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर तक एक्सोस्फीयर है। ये लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। और यहाँ पे क्या है, जो सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पे ऑर्बिट करती हैं। प्लस इसके बाद जब मतलब एक्सोस्फीयर जहाँ खत्म होगा, मान लो 10,000 किलोमीटर के बाद एक्सोस्फीयर खत्म हो गया, उसके बाद जो लेयर होती है जहाँ ये खत्म एंड है एक्सोस्फीयर का, उसको बोलते हैं, उसको याद रखना, उसको बोलते हैं मैग्नेटोपोज, ठीक है। यहाँ पे ये लेयर खत्म हो जाती है। तो हम एक बार रिवाइज करें, जल्दी से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर है, 21 किलोमीटर तक है, एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर नीचे आता है। सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, प्लस इसकी रेंज है 20 से 50 किलोमीटर। थर्ड है मेसोस्फियर, इसमें इस रेंज है 50 टू 80 किलोमीटर। कूलेस्ट है, डेंस है, मीटियर्स है यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, यहाँ पे ओजोन लेयर है। थर्मोस्फियर हॉटेस्ट है, टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर इसकी रेंज है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पे ऑर्बिट करता है। आइनोस्फीयर लेयर है जिससे ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स होता है, वो यहाँ पे है। लास्ट लेयर एक्सोस्फीयर है जो कि 10,000 किलोमीटर तक है, 700 से 10,000 किलोमीटर लास्ट लेयर है, और जहाँ पे खत्म होती है उसको मैग्नेटोपोज बोलते हैं, और यहाँ पे सारी सैटेलाइट्स फ्लाई करती हैं। तो ये हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ लिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि जो यूनिट 8 का फर्स्ट टॉपिक है वो कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट है। कंसेप्ट और मीनिंग आपको समझ आ गया। सेकेंड है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसमें हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कौन सी गैसेस कैसे हार्मफुल है, ये सब पढ़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।